दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कान्हा शैतान। ये मनोज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है। तो पढ़ते हैं इसको। इस कॉमिक्स में जो करेक्टर हैं उनकी पहले भी दो कॉमिक्स आ चुकी हैं जो उसमें वहां पे पूरी हो गई थी। तो ये अलग नई स्टोरी है और इसमें करेक्टर वही है। तो आप पहले उनको भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों कॉमिक्स आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। और उनके नाम है सोने की चाबी और इंसाफ का सूरज। उसमें हम पढ़ चुके हैं कि युवराज चंद्र सेन ने जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ने का बीड़ा उठाया और सिंहासन पर बैठने की बजाय परोपकार के लिए अपने आप को अर्पण कर दिया। चंद्रसेन अपने वचन पर अडिग थे। जब भी जहां भी जिसने भी उससे मदद मांगी उसने अपना सुख आराम सब त्याग दिया और कई बार जान जोखिम में डालकर शरणागत की मदद की। कुछ इस समय में चंद्रसेन की वीरता का यश चारों दिशाओं में फैल गया। महाराज सूर्य सेन अपने पुत्र की वीरता का वर्णन सुन फूले न समाते थे। आखिर उनकी मनमांगी मुराद पूरी हो गई थी। परंतु जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था उनके हृदय में चंद्रसेन के विवाह की इच्छा बलवती होती जा रही थी। एक दिन महाराज सूर्यसेन ने चंद्रसेन को एकांत में पा अपने मन की बात कह ही डाली। युवराज, बहुत दिनों से हम तुमसे अपने दिल की एक बात कहने की सोच रहे हैं परंतु कह नहीं पा रहे हैं। इसमें संकोच कैसा पिताजी? जो मन में कह डालिए। यही सोचकर हमारी जुबान खामोश हो जाती है कि कहीं तुम हमारी बात टाल न जाओ। हम जानते हैं तुम किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते और हम भी तुम्हारे संकल्प के बीच दीवार नहीं बनना चाहते। किंतु हर पिता की तरह हमारी भी यही इच्छा है कि तुम्हारा विवाह हो। हम आपकी इच्छा का आदर करते हैं पिताजी, किंतु उपयुक्त कन्या के न मिलने तक। योग्य कन्या का चयन हम कर चुके हैं बेटे। हमें पूरा विश्वास है कि श्रवण देश की राजकुमारी सोमप्रभा को देखने के बाद निसंदेह तुम उसे अपनी पत्नी स्वीकार करने में गर्व अनुभव करोगे। किंतु यह जाने बिना कि राजकुमारी सोमप्रभा मेरी पत्नी बनने योग्य है भी के नहीं, मैं आपको कोई वचन नहीं दे सकता। हम खुद भी हरगिज ऐसा नहीं चाहेंगे बेटे। हम तुम्हें सोमप्रभा को देखने, समझने और जानने का पूरा अवसर देंगे। हम आज ही अपना दूत श्रवण देश के लिए रवाना कर देते हैं। हमारे आमंत्रण पर महाराज सुरवीर सिंह अपनी पुत्री को यहाँ भेजने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। यह उचित नहीं होगा पिताजी। हम तुम्हारे कहने का भी अभिप्राय नहीं समझे बेटे। मैं खुद सौंडेज जाना चाहता हूँ पिताजी, लेकिन वचन दीजिए आप महाराज सुरवीर सिंह जी को मेरे वहां पहुंचने के बारे में सूचना नहीं देंगे। लेकिन सुरवीर सिंह को जानकारी दिए बिना तुम्हारा राजकुमारी सोमप्रभा से मिलना नामुमकिन है बेटे। इसकी चिंता आप न करें, मैं कोई न कोई राह ढूंढ ही लूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सूर्य सेन ने ज्यादा बहस में न पड़ते हुए अपनी मंजूरी दे दी। वे इस बात से खुश थे कि चंद्रसेन ने अपने विवाह का विरोध नहीं किया था। फिर महाराज सूर्यसेन युवराज चंद्रसेन को अपने कक्ष में ले गए और राजकुमारी सोमप्रभा का चित्र उसके हाथ में थमाकर बोले, राजकुमारी सोमप्रभा का यह चित्र महाराज सूर्यवीर सिंह ने हमें भेजा था। बदले में तुम्हारा चित्र भी हम उन्हें भेज चुके हैं। जी। युवराज चंद्रसेन मंत्र मुग्ध सा सोमप्रभा के चित्र को निहारने लगा। पिताजी ने ठीक ही कहा है, जब तुम्हारा चित्र देखकर ही मेरा मन मोहित हो उठा है तो तुम्हें सामने देखने जाने मेरी क्या दशा होगी। अगले दिन युवराज चंद्रसेन अपने वफादार घोड़े की पीठ पर सवार हो स्वर्ण देश की यात्रा पर निकल पड़ा। नहर, नाले, पहाड़ों, नदियां पार करता हुआ युवराज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह स्वर्ण देश से करीब होता गया सोमप्रभा स्थित उसी कल्पनाओं में साकार हो उठा। हम आ गए सोमप्रभा, हमें आप ही का इंतजार था युवराज। तुम्हारी सोचों ने हमारी दुनिया ही बदल कर रख दिया है सोमप्रभा। हम तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मेरे मन मंदिर के देवता आप ही हैं युवराज। सच, ले चलिए अपनी पुजारियों को अपने साथ। वादा करो युवराज, आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं वादा करता हूँ सोमप्रभा। और तभी चंद्रसेन की सोचों का सिलसिला टूट गया। एकाकी वास्तविकता के एहसास ने उसे चौंका दिया। हे ईश्वर, यह कहाँ गया हूं मैं? कहीं मैं राह से भटक तो नहीं गया? अवश्य ही ऐसा हुआ है। तभी चंद्रसेन की नजर विपरीत दिशा से आ रहे कुछ ऊंट सवारों पर पड़ी। इसी तरफ आ रहे कौन हो सकते हैं वे? इन लोगों से ही स्वर्ण देश का रास्ता मालूम करता हूँ।
किंतु जैसे आगंतुक ऊंट सवार निकट पहुंचे, चंद्रसेन को ऊंट सवार को असलियत भापते देर नहीं लगी। अरे ये तो रेगिस्तानी लुटेरे मालूम होते हैं। और कुछ ही देर बाद युवराज चंद्रसेन रेगिस्तानी लुटेरों के बीच गिरा हुआ था। कौन हो तुम लोग? परदेसी मालूम होते हो, वरना लुटेरे हारून के इलाके में कदम रखने की जरूरत कदापि न करते। लगते तो किसी राजसी परिवार के हो। मैं सिंह देश का राजकुमार चंद्रसेन हूँ। चंद्रसेन? चंद्रसेन का नाम सुन हारून मन ही मन बुरी तरह चौंक उठा। हा हा हा, तो तुम ही हो चंद्रसेन। अब तक नाम ही सुना था, आज मुलाकात भी हो गई। बहुत दिनों के बाद तुम जैसा मोटा शिकार हाथ आया है। तुम्हारी जान की मुंह मांगी कीमत वसूल करेंगे। हा हा हा। यह कीमत तुम्हारी मौत भी हो सकती है हारून। हारून के नाम से मौत भी कांप उठती है गुस्ताख। इससे पहले कि हमारा क्रोध कहर बनकर तुझ पर बरस पड़े, अपनी जुबान को लगाम दे चंद्रसेन, और अपने आप को हमारे हवाले कर दे। अगर तुझे इतना ही गरूर है अपने आप पर, तो आ, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। और अगले पल चंद्रसेन तलवार ताने हारून पर झपट पड़ा। खन खन। देखना कितना दम बाजू है हारून में है। तू मेरी ताकत से बेखबर है चंद्रसेन। तेरे जीवन का अंत आ चुका है, लेकिन जल्दी। आह। अपने सरदार को गिरते देख लुटेरों ने चंद्रसेन को अपने बालों का निशाना बनाना चाहा, किंतु हिन तूफान अपने स्वामी की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया। और देखते देखते तूफान ने चंद्रसेन की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। यह तुमने क्या किया दोस्त? मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम्हारी इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा? तूफान को मरता देख चंद्रसेन का दिल दर्द से भर उठा था। तभी मौके का लाभ उठा हारून ने चंद्रसेन की पीठ से अपनी तलवार सटा दी। अब अगर तुमने कोई गलत हरकत की, तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा चंद्रसेन। मेरे एक इशारे पर मेरे साथी अपने तीरों से तुम्हारा शरीर छलनी कर डालेंगे। चंद्रसेन विवश हो चुका था। हारून के आदेश पर उसके लुटेरे साथियों ने उसे बंधनों में जकड़ हारून के ऊँट के पीछे बांध दिया। थोड़ी देर बाद लुटेरे चंद्रसेन को बंदी बनाकर अपने साथ लिए जा रहे थे। उधर स्वर्ण देश में महामंत्री कालकेतु के जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी थी। प्रजा के दिल में बगावत की चिंगारी भड़क उठी थी, लेकिन महामंत्री कालकेतु को इसकी कोई परवाह नहीं थी। आम जनता के बीच मौजूद उसके जासूस प्रजा की एक एक गतिविधि की खबर उस तक पहुंचा रहे थे। इस समय वह राजमहल के एक कक्ष में अपनी खैरख्वाह सेनापति शत्रुजीत और अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर महाराज का तख्ता उलटने की योजना को अंतिम रूप दे रहा था कि तभी उसका खास धूर्त और मकार जासूस केशव पंडित आया और बोला, महामंत्री कालकेतु की जय हो। कहो पंडित, क्या खबर लाए हो? एक बुरी खबर लाया हूँ हुजूर। बुरी खबर सुनाने से पहले हम तेरा सिर धड़ से अलग कर देंगे पंडित। रैम रैम हुजूर। और इससे पहले ही शत्रुजीत सचमुच पंडित का सिर धड़ से अलग कर देता, कालकेतु बोल उठा, ठहरो सेनापति। लेकिन महामंत्री जी, इस गुस्ताख को सजा मिलनी चाहिए। नहीं सेनापति, इसने कोई गुस्ताखी नहीं की है। यह वही कर रहा जो इसका काम है। जिस तरह तुम हमारे बाजू हो, उसी तरह यह हमारी आंख है। ऐसी ऐसी आंख जिससे हम अपने दुश्मनों की एक एक हरकत पर नजर रखते हैं। ओ, यह तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा महामंत्री जी। मैं अपनी जल्दबाजी के लिए शर्मिंदा हूँ। अपनी गलती का एहसास होते ही शत्रुजीत ने तलवार वापस मैन में रख ली। तब कालकेतु कैसे पंडित से मुखातिब हो बोला, कहो पंडित, तुम्हें जो कुछ कहना चाहते हो निर्भय होकर साफ साफ कहो। महामंत्री जी, जनता की आवाज महाराज के कानों तक पहुंच चुकी है। प्रजा पर हो रहे जुल्म का पता चलते ही महाराज आग बबूला हो उठे हैं। केशव पंडित की बात सुनकर कालकेतु ठट्ठा कर हंसता हुआ बोला, हा हा हा, यही तो हम चाहते हैं कि महाराज क्रोध में आकर कोई गलत कदम उठाए और हम उसका फायदा उठाए। लेकिन महाराज ने जनता को आश्वासन दिया है कि कल अदालत में वे जनता के समक्ष आपके गुनाहों की सुनवाई करेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। महाराज का फैसला कुछ भी हो पंडित, पर कल होगा वही जो हम चाहते हैं।
फिर कालकेतु शत्रुजीत को संबोधित करता हुआ भयानक स्वर में बोला, सेनापति, तुम हमारे कहने का अभिप्राय समझ ही गए होगे। हमें इसी घड़ी का इंतजार था। समझ गया महामंत्री जी, कल फैसला आप ही के पक्ष में होगा। आप लोगों का क्या मत है मंत्रीगण? हम महामंत्री जी की राय से सहमत है। और अगले दिन जब आम दरबार में कालकेतु पर जनता इल्जाम पर इल्जाम लगा रही थी, कालकेतु के चेहरे पर शिकन तक नहीं उभरी। इल्जामों की सुनवाई के बाद महाराज शूरवीर सिंह ने कालकेतु से प्रश्न किया, महामंत्री कालकेतु, आप अपनी सभा में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं महाराज, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मुझ पर लगाए गए सभी इल्जाम सही हैं। अर्थात तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? कहते हुए महाराज उत्तेजित हो अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। फिर गरजते हुए बोले, इतने मान और जिम्मेदार पद का तुमने दुरुपयोग ही नहीं किया कालकेतु, बल्कि हमसे विश्वासघात भी किया है। तुम जैसे अपराधी को माफ नहीं किया जा सकता। तुझसे माफी मांगी कौन रहा बुड्ढे? हा हा हा। महाराज की बात सुनकर कालकेतु मन ही मन हंस रहा था। लेकिन कालकेतु के मनोभाव से बेखबर महाराज शूरवीर सिंह ने अपना फैसला सुनाया। कालकेतु, तुम जनता के ही नहीं हमारे भी अपराधी हो, अतः हम तुम्हें महामंत्री के पद से हटाते हैं और सजाए मौत का हुक्म देते हैं। महाराज की जय हो। लेकिन मौत की सजा सुनकर भी कालकेतु विचलित नहीं हुआ। तुम मूर्ख है शूरवीर, तू नहीं जानता तेरा अंत आ चुका है। तभी महाराज शूरवीर सिंह ने आदेश दिया, गिरफ्तार कर लो इस दुष्ट राजद्रोही को और डाल दो काल कोठी में। कल सुबह होते इस दुष्ट को सूली पर लटका दिया जाए। किंतु कोई भी अपने स्थान से नहीं हिला। अपने आदेश की अवहेलना होते देख महाराज गरज उठे, सुना नहीं तुम लोगों ने? ये हमारा हुक्म है। हा हा हा। अब तुम्हारे हुक्म की तामील नहीं होगी शूरवीर सिंह। कालकेतु की चेतावनी सुन महाराज शूरवीर सिंह संशय में पड़ गए। नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरे वफादार मुझसे गद्दारी नहीं कर सकते। तभी, गिरफ्तार कर लो महाराज को। तेरी यह जुर्रत पाजी। लेकिन तुरंत ही महाराज का भरम टूट गया। अब महाराज हम हैं और तुम हमारे कैदी हो शूरवीर। हमें मालूम नहीं था कि तू आस्तीन का सांप निकलेगा दुष्ट। तभी मौजूद जनता की उग्र आवाजों से वातावरण गूंज उठा। महाराज को मुक्त कर दुष्ट कालकेतु, हम तुझे कभी अपना राजा स्वीकार नहीं करेंगे। हम तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे और महाराज को आजाद कराकर ही दम लेंगे। लेकिन खामोश, अगर किसी ने भी महाराज कालकेतु के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश की तो वह बेमौत मारा जाएगा। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि चुपचाप अपने घरों को लौट जाओ। सेनापति की चेतावनी सुन मौजूद जनता का सारा जोश ठंडा पड़ गया। फिर सभी धीरे धीरे मुंह लटकाकर हताश निराश से वहां से लौट पड़े। जनता को लौटते देख कालकेतु मुस्कुराकर बोला, देखा तुमने शूरवीर, अब तुम्हें चाहने वाली जनता भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। भगवान के घर देर है दुष्ट, अंधेर नहीं। तेरे पापों का अंत करने वाला एक दिन यहाँ आएगा जरूर। तब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, तेरा भगवान भी नहीं। मैं भगवान का नहीं शैतान का पुजारी हूँ शूरवीर। मेरा शैतान वही करता जो मैं चाहता हूँ। वह तुम्हारे भगवान की तरह बहरा नहीं है। हा हा हा। हमारी ताकत को अभी तुमने जाना ही कहाँ है। और फिर कालकेतु महाराज को बंदी गृह में डाल देने का आदेश देते हुए सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। हा हा हा। महाराज शूरवीर सिंह के नजरों से ओझल होते ही कालकेतु समीप खड़े सेनापति शत्रुजीत को संबोधित करते हुए बोला, सुनो सेनापति, महाराज की गिरफ्तारी की जानकारी राजकुमारी सोमप्रभा को कभी न होने पाई। इसलिए यह जरूरी है कि राजकुमारी को महल में नजरबंद रखा जाए और किसी बाहरी आदमी को उससे न मिलने दिया जाए। ऐसा ही होगा महाराज। इतना कह सेनापति शत्रुजीत वहां से चला गया तो कालकेतु भी अपने अंगरक्षकों के साथ महल की ओर चल पड़ा। तभी कालकेतु को कुछ ख्याल आया। केशव पंडित का अपने आदमियों के साथ प्रजा के बीच मौजूद रहना अब और जरूरी हो गया है, क्योंकि जब तक प्रजा का क्रोध शांत नहीं हो जाता, प्रजा पर नजर रखना बहुत आवश्यक है। फिर अपने निवास में पहुंचे कालदूत ने केशव पंडित को बुलवाकर निश्चित आदेश दिए और फिर कमरे में एकांत होते ही, ए शैतान की आत्मा, द्वार खोल, तू मेरी गुलाम है, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर। कालकेतु ने अपने विचित्र शब्द 3 बार दोहराए। अगले पल, कड़क कड़क कड़क,
फिर देखते देखते खोपड़ी ने विशाल रूप धारण कर लिया और उसका जबड़ा द्वार की तरह नजर आने लगा। कालकेतु जैसे भीतरी भाग में पहुंचा, खुला जबड़ा खुद ब खुद बंद होता चला गया। कड़क कड़क कड़क। फिर कालकेतु चलता हुआ एक झूले नुमा पुल पर पहुंचा, जिसके नीचे खोलता हुआ लावा बह रहा था। लेकिन कालकेतु बिना किसी दिक्कत के पुल को पार कर एक विशाल काली पहाड़ी के सामने जा पहुंचा। तभी एक विशालकाय चमगादड़ न जाने कहां से कालकेतु के सामने प्रकट हुआ और बोला, आका, आओ मेरे आका, शैतान की आत्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। कालकेतु निसंकोच चमगादड़ की पीठ पर सवार हो गया और फिर थोड़ी देर बाद चमगादड़ कालकेतु को लेकर काली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद एक गुफा में दाखिल हो रहा था। और फिर कांव कांव। जैसे ही कालकेतु चट्टान पर उतरा, चमगादड़ किसी छलाव की तरह दृश्य हो गया, किंतु कालकेतु को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह इस चमत्कार से वाकिफ था। अगले पल समय गवाए बिना कालकेतु कंठी माला हाथ में लेकर कुछ बुदबुदाने लगा। ए शैतान की आत्मा, प्रकट हो तुरंत ही। अगले पल, मैं हाजिर हूं मेरे आका, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तुम्हारा काज सच हुआ। आज सवन देश के सिंहासन पर मेरा अधिकार हो गया है। अब मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर समस्त पृथ्वीलोक पर शासन करना चाहता हूँ। असंभव। मैं संभव को संभव कर दूंगा। तेरी मदद से मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। यह तुम्हारा भ्रम है कालकेतु। तुम सर्वशक्तिमान तब तक नहीं बन सकते जब तक पवित्र आत्मा को तुम अपने वश में नहीं कर लेते। शैतान की आत्मा की चेतावनी सुन कालकेतु सोचने लगा, फिर तो मुझे पहले पवित्र आत्मा को ही अपने वश में करना होगा। किंतु जल्दी अपनी आवासों में लौटते हुए कालकेतु ने कर्कश स्वर में प्रश्न किया, ऐ शैतान की आत्मा, बता, पवित्र आत्मा का वास कहाँ है और उस पर काबू पाने का उपाय क्या है। पवित्र आत्मा को वश में करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो मेरे आका। यह तुम्हारे वश का काम नहीं है। मुझे मूर्ख न बना। जल्दी बता पवित्र आत्मा कहाँ रहती है, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। और अगले पल गुफा की छत से लटका पिंजरा कालकेतु के हाथ में आ गया। काऊ काऊ। अगर तूने जल्दी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं इस परिंदे की गर्दन मरोड़ दूंगा। अपनी जिद छोड़ दो मेरे आका, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, अगर तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। बकवास बंद कर, मैं तेरे बहकाव में नहीं आने वाला। कहकर कालकेतु ने कौवे को पिंजरे से निकाल हाथ में पकड़ लिया और पिंजरा जमीन पर रख दिया। फिर भयानक स्वर में गुर्राया, जवाब दे वरना। आह, बताती हूँ। अगले पल शैतान की आत्मा विस्तार से बताते हुए बोली, 700 कोस दूर पूर्व में नरबक्षी सागर के आगे ऊंची पर्वतमालाओं के बीच भयंकर घाटी में सोने का एक किला है, जिसके गिर्द भयंकर दैत्य खूंखार जानवरों के रूप में पहरा देते हैं। कालकेतु शैतान की आत्मा के शब्दों को तालाब के जल में साकार होते देख रहा था। तो यह सोने का किला। किले में एक तालाब है। तालाब के बीचों बीच एक कमल के अंदर अमरदीप हर समय रोशन रहता है। उसी अमरदीप में एक पवित्र आत्मा का वास है। लेकिन अमरदीप तक पहुंचने के लिए एक पतले बांस पर से गुजरना पड़ता है, जो कि नामुमकिन है। कुछ भी हो, मैं अमरदीप को हासिल करके ही रहूंगा। नहीं, तुम अमरदीप को तब तक छू भी नहीं सकते जब तक कि अमरदीप किसी अन्य के जरिए तुम तक नहीं पहुंचता। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम हमेशा बुराई और असत्य की राह पर चले हो। अमरदीप को वही प्राणी वहां से हासिल कर सकता है जो आत्मा और कर्म दोनों से पवित्र हो। अगर कोई ऐसा प्राणी अमरदीप तक तुम तक पहुंचा देता है तो पवित्र आत्मा तुम्हारे बस में हो जाएगी। शैतान की आत्मा की बात सुनकर कालकेतु चिंता में डूब गया। आत्मा और कर्म से पवित्र प्राणी तो कोई तपस्वी ही हो सकता है। ऐसा तपस्वी पृथ्वीलोक में न जाने कहाँ होगा। उसे ढूंढने में तो बरसों लग जाएंगे। तभी एक विचार बिजली बिजली की तरह कालकेतु के मस्तिष्क में कौंध गया। शैतान की आत्मा की मदद से हम उस तपस्वी का पता फौरन लगा सकते हैं। और इस विचार के आते ही कालकेतु की आंखें खुशी से चमक उठी। अगले पल, यह शैतान की आत्मा, बता, वह कौन है जो अमरदीप को हासिल कर सकता है और हम तक पहुंचा सकता है।
अगर तुम उसका पता जानना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन? क्या चाहती हो तुम? मैं अपनी आजादी चाहती हूँ, वादा करो। उसका पता जान लेने के बाद तुम मुझे अपनी कैद से मुक्त कर दोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। अब बताओ, वह प्राणी इस समय कहाँ है? मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। देखो, जल में देखो मेरे आका। शैतान की आत्मा के कहते ही काल केतु की निगाह तालाब के पानी में गड़ गई। अगले पल काल केतु को जल की शांत सतह पर अंधकार में डूबे रेगिस्तान का दृश्य नजर आने लगा। फिर जल्दी रेगिस्तान का लुटेरा हारून। हा हा हा। हारून जैसा खूंखार लुटेरा पवित्र प्राणी कैसे हो सकता है? लगता है शैतान की आत्मा मुझे बेवकूफ बना रही है। काल केतु के मन में संदेह जागा, परंतु उसने अपनी निगाहें जल में उभरते दृश्य से हटाई नहीं। दृश्य एक खंडर का था, जिसके शयन में लुटेरा हारून जलते लाव के इर्द गिर्द बैठे अपने साथियों से खुशी से झूमता हुआ कह रहा था, आज की रात हमारे लिए खुशी की सौगात लाई है। खूब पियो और जश्न मनाओ। हु हु, सरदार जिंदाबाद। लेकिन तभी हारून का दाहिना हाथ जंगारू खड़ा होकर बोला, लेकिन सरदार, कैदी का क्या करना है? अगर हुक्म हो तो जश्न जश्न मनाने से पहले कैदी का काम तमाम कर दिया जाए। नहीं जंगारू, कैदी की जान हमारे लिए बहुत कीमती है। कल भोर होते तुम हमारा पैगाम लेकर सिंह देश से रवाना हो जाओगे। मैं विश्वास है कि महाराज सूर्यसेन अपने पुत्र की जान के बदले में हमें मुंह मांगी स्वर्ण मुद्राएं देने को तुरंत तैयार हो जाएंगे। और अगर सूर्यसेन तैयार नहीं हुआ तो हम चंद्रसेन का सिर धड़ से अलग करके तोहफे के तौर पर सूर्यसेन को बेच देंगे और जिस्म रेगिस्तान के भूखे चील गद्दों के हवाले कर देंगे। हा हा हा। और फिर हारून ने अपने दो आदमियों का आदेश दिया, जाओ, मदिरा से बड़ा ड्रम यहीं उठा लाओ। आज हम लोग जी भरकर पिएंगे। जो हुक्म सरदार। लेकिन हारून उस बंदर से बेखबर था, जो उसके सामने खंडर की टूटी दीवार पर बैठा उन्हें घूर रहा था। हारून के आदमियों को खंडर की तरफ आते देखकर वह बंदर तुरंत ही दीवार की ओट में हो गया। और कुछ ही क्षणों बाद फिर कदमों की आठ पा बंदर बड़ी फुर्ती से वहां से हट गया। आने वाले हारून द्वारा भेजे गए वहीं दो आदमी थे। आगंतुक बंदर की उस हरकत से बेखबर मदिरा से भरा ड्रम उठाकर वापस लौट पड़े। उनके नजरों से ओझल होते ही वह बंदर कूदता फांदता खंडर के उस भाग में जा पहुंचा जहां चंद्रसेन बंदरों में जकड़ा खड़ा था। बंदर, यह यहाँ कहां से आया? खी खी। बंदर को सामने देख चंद्रसेन के आश्चर्य की सीमा न रही। लेकिन जब उसने बंदर को अपने बंधन खोलते देखा तो उसका आश्चर्य और अधिक बढ़ गया। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। आखिर यह बंदर मेरी मदद क्यों कर रहा है? किसने भेजा इसे? जल्दी ही चंद्रसेन बंधन मुक्त हो गया। तुम कौन हो मित्र, और तुमने मेरी मदद क्यों की? खी खी खी। काश हम तुम्हारी भाषा समझ सकते मित्र, और तुम्हें बता पाते कि हम तुम्हारे कितने एहसानमंद हैं। फिर जैसे चंद्रसेन जाने के लिए पलटा, बंदर उछलकर उसके कंधे पर सवार हो गया। खी खी खी। और समझा, तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, ठीक ही तो है। तुम इन शैतानों के बीच रहकर क्या करोगे? अब हम दोनों साथ रहेंगे। आज से हम दोनों मित्र हैं। मिलाओ हाथ। वह बेजुबान बंदर भी जैसे मित्रता की भाषा को समझ गया था, क्योंकि उसने फौरन चंद्रसेन का हाथ थाम लिया था। खी खी खी। मित्र, मैं तुम्हें सुंदर के नाम से पुकारा करूंगा। फिर चंद्रसेन अपने मित्र बंदर को कंधे पर बैठाए बाहर की ओर चल पड़ा। किंतु खंडर से बाहर आते ही, अरे, ये लुटेरे तो बेहोश पड़े हैं। खी खी खी। ओ समझा, इनकी हालत भी तुम्ही ने की है सुंदर। खी खी। फिर चंद्रसेन अज्ञात दिशा में बढ़ चला। पता नहीं अपनी मंजिल तक कभी पहुंच पाऊंगा भी या नहीं। तभी काल केतु के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा और पानी में उभरा हुआ दृश्य उसकी नजरों से ओझल हो गया। यह तो चंद्रसेन था, वही चंद्रसेन जिससे महाराज सुरवीर सिंह अपनी बेटी का विवाह करना चाहते थे। काल केतु भी चंद्रसेन के बारे में सोच ही रहा था कि तभी, तू जो जानना चाहता था जान चुका है। अब मुझे अपनी कैद से मुक्त कर मेरे आका। तुझे मुक्ति जरूर मिलेगी शैतान की आत्मा, पर अभी नहीं। जब तक मैं अमरदीप प्राप्त नहीं कर लेता, तुझे मेरी कैद में ही रहना होगा। इतना कहने के साथ ही उसने हाथ में थमे कौवे को पिंजरे में डालकर पिंजरा हवा में उछाल दिया।
पलक झपकते पिंजरा पूर्ववत छत से जा टंगा। काऊ काऊ, हा हा हा। दूसरे पल कालकेतु वापसी के लिए पलट पड़ा। ठहर जाओ मेरे आका, अपना वचन पूरा करते जाओ वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। हा हा हा। कालकेतु गुफा के दूसरे द्वार से बाहर निकला। वहां से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। कालकेतु तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। ओह, काश नीचे जाने के लिए भी किसी मायावी बाण का इशारा होता तो राजमहल में पहुंचने में मुझे ज्यादा वक्त न लगता। काफी देर के बाद जब कालकेतु राजमहल के अपने निवास में पहुंचा तो थक कर चूर हो चुका था। रात काफी हो चुकी है, मुझे आराम करना चाहिए। सुबह होते मैं अपने वफादार सैनिकों को चंद्र सेन की तलाश में भेज दूंगा। दूसरे दिन सुबह कालकेतु शत्रुजीत को चंद्रसेन के बारे में बताने के बाद बोला, सेनापति, तुम अपने कुछ वफादार सैनिकों को लेकर उत्तरी दिशा में फैले रेगिस्तान की तरफ निकल जाओ और चंद्रसेन जहां भी हो उसे बंदी बनाकर यहाँ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। सेनापति शत्रुजीत कालकेतु के हुक्म की तामील करने तुरंत निकल पड़ा। उधर चंद्रसेन को तपते रेगिस्तान में भटकते कई दिन गुजर गए। 2 दिन से उसे कुछ खाने को तो दूध पीने को एक बूंद पानी तक नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल चंद्रसेन के कदम बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद खड़े रहना भी मुश्किल हो जाएगा। चंद्रसेन की निगाहें भोजन और पानी की तलाश में रेतीली धरती पर बार बार दूर तक रेंग कर हताश हो लौट आती। लेकिन चंद्रसेन इस बात से बेखबर था कि आकाश की ऊंचाई पर भोजन की तलाश में घूमते रेगिस्तानी बाज की नजर उस पर पड़ चुकी है। अपने शिकार की बदतर हालत को भांपते ही बाज बड़ी तेजी से नीचे आया और चंद्रसेन के सिर पर मंडराने लगा। खी खी खी। ओह, अगर मैं एक बार गिरा तो यह बाज मुझ पर टूट पड़ेगा। खतरे का आभास होते चंद्रसेन अपने आवासों को कायम रखने की भरकम कोशिश करने लगा। लेकिन जल्दी उसकी हिम्मत टूट गई और वह लहराकर तपती रेत पर औंधे मुंह जा गिरा। खी खी। उधर सुंदर की मौजूदगी की वजह से बाज अपने शिकार पर झपटने में सफल नहीं हो पा रहा था। जल्दी भूख से व्याकुल बैज कुपित और सुंदर पर आक्रमण कर बैठा। ची ची। दूसरे पल बाज और सुंदर के बीच जीवन और मृत्यु का भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। ची 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 ची। सुंदर नामक बंदर चंद्रसेन की मदद के लिए क्यों आया? आखिर चंद्रसेन को बचाने के लिए वह अपनी जान पर क्यों खेल गया? क्या वह खूंखार मांसाहारी बाज पर विजय हासिल कर सका? क्या मायावी शक्ति व स्वामी कालकेतु अमरदीप को पास का और शैतान की आत्मा को कालकेतु की कैद से मुक्ति मिल सकी? क्या कालकेतु अपने इरादे में कामयाब हो सका? चंद्रसेन के कैद से फरार हो जाने के बाद लुटेरे हारून पर क्या बीती? क्या वह चंद्रसेन के हाथ से निकल जाने के बाद शांति से बैठ सका? तो दोस्तों, ये कॉमिक्स तो यही समाप्त होती है और इसका दूसरा पार्ट है शैतान की चाल। ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी। और कॉमिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। और ये कॉमिक्स आपको कल कल मिलेगी प्ले लिस्ट में मनोज स्टोरी के फोल्डर में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में।